ओजोन लेयर पृथ्वी की सुरक्षा कवच। स्ट्रेटोस्फीयर में एक नाजुक सी शील्ड है ओजोन लेयर। ये लेयर पृथ्वी की नेचुरल सनस्क्रीन की तरह काम करती है और सूरज की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सोख लेती है। इसके बिना धरती पर जीवन असंभव होगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा मात्रा में बहुत ही हार्मफुल होती है। इससे स्किन कैंसर, मोतियाबिंद हो सकता है और इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकती है। ओजोन लेयर ओजोन मॉलिक्यूल्स से बनी होती है। ये नेचुरल तरीके से बनती और टूटती रहती है। इस बैलेंस की वजह से ओजोन लेयर स्टेबल रहती है। हाल के दशकों में ये बैलेंस बिगड़ गया है। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एटमॉस्फेयर में हार्मफुल केमिकल्स रिलीज हुए हैं। ओजोन लेयर के पतले होने के धरती पर जीवन के लिए बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ओजोन डिप्लीशन के कॉजेज और इफेक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। ओजोन लेयर के पतले होने के कारण दो गुनाहगारों की कहानी। ओजोन लेयर का डिप्लीशन एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है जिसके नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों तरह के कारण हैं। नेचुरली ऑकरिंग इवेंट्स जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट ऐसी चीजें रिलीज कर सकते हैं जो ओजोन डिप्लीशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। हालांकि ये इवेंट्स कभी कभार ही होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज के मुकाबले इनका इम्पैक्ट काफी कम होता है। ओजोन डिप्लीशन के प्राइमरी कल्प्रिट्स मैनमेड केमिकल्स हैं, खास तौर पर वो जिनमें क्लोरीन और ब्रोमाइन होते हैं। ये केमिकल्स जिन्हें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहा जाता है, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, एरोसॉल्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में वाइडली यूज किए जाते थे। एक बार एटमॉस्फेयर में रिलीज होने के बाद ये सब्सटेंसेस स्ट्रेटोस्फीयर में चले जाते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में यूवी रेडिएशन इन केमिकल्स को ब्रेक डाउन कर देती है, जिससे क्लोरीन और ब्रोमाइन एटम्स रिलीज होते हैं। फिर ये एटम्स ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं और ओजोन लेयर को पतला करते हैं। एक क्लोरीन एटम हजारों ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिससे ये सब्सटेंसेस बहुत ही पोटेंट ओजोन डिस्ट्रॉयर्स बन जाते हैं। इन केमिकल्स का इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है और कुछ तो दशकों तक एटमॉस्फेयर में रहते हैं। द होल स्टोरी अनरैवलिंग द ओजोन होल। ओजोन होल शब्द थोड़ा मिसलीडिंग है। ये ओजोन लेयर में किसी एक्चुअल होल को रिफर नहीं करता है, बल्कि अंटार्कटिका के ऊपर लेयर के काफी पतले होने को रिफर करता है। ये थिनिंग सदर्न हेमिस्फीयर के स्प्रिंग में अगस्त से अक्टूबर तक सबसे ज्यादा होता है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल बनने में कई फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। पोलर विंटर के दौरान अंटार्कटिका के ऊपर ठंडी हवा का एक वॉर्टेक्स बनता है, जो अपने अंदर की हवा को आइसोलेट कर देता है। इस वॉर्टेक्स के अंदर आइस क्लाउड्स बनते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस के लिए सर्फेसेस प्रोवाइड करते हैं, जो क्लोरीन और ब्रोमाइन के लेस रिएक्टिव फॉर्म्स को मोर रिएक्टिव फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जब स्प्रिंग में सनलाइट वापस आती है तो रिएक्टिव क्लोरीन और ब्रोमाइन एटम्स तेजी से ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे ओजोन लेयर का ड्रामेटिक थिनिंग होता है। यह थिनिंग ज्यादा हार्मफुल यूवी रेडिएशन को अर्थ की सरफेस तक पहुंचने देती है। ओजोन होल स्थिर नहीं है। इसका साइज और डेप्थ हर साल मीटेरोलॉजिकल कंडीशंस और एटमॉस्फेयर में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के कंसंट्रेशन के हिसाब से फ्लक्चुएट होता है। ग्लोबल इम्पैक्ट्स फीलिंग द हीट लिटरली। ओजोन लेयर के डिप्लीशन के दूरगामी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो न सिर्फ ह्यूमन हेल्थ बल्कि एनवायरनमेंट को भी इम्पैक्ट करते हैं। ओजोन डिप्लीशन के कारण बढ़ी हुई यूवी रेडिएशन से स्किन कैंसर, मोतियाबिंद होने की दरें बढ़ जाती हैं और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है। यूवी रेडिएशन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी पोल्स के पास होती है, लेकिन इसके इफेक्ट्स पूरी दुनिया में महसूस किए जाते हैं। बढ़ी हुई यूवी रेडिएशन प्लांट लाइफ को नुकसान पहुंचा सकती है, क्रॉप यील्ड्स को प्रभावित कर सकती है और इकोसिस्टम्स को डिसरप्ट कर सकती है। फाइटोप्लैंक्टन, जो मरीन फूड वेब का बेस है, खास तौर पर यूवी रेडिएशन के प्रति वल्नरेबल हैं और इनके डिक्लाइन होने से पूरे ओशन में कैस्केडिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि ओजोन लेयर खुद हीट को ट्रैप नहीं करती है, लेकिन कुछ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं। ये गैसेस प्लैनेट के वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स और भी बदतर हो जाते हैं। ओजोन डिप्लीशन और क्लाइमेट चेंज के बीच का इंटरप्ले एनवायरमेंटल इश्यूज के इंटरकनेक्टेडनेस को हाईलाइट करता है। स्किन डीप ओजोन डिप्लीशन एंड ह्यूमन हेल्थ। ओजोन लेयर के पतले होने का ह्यूमन हेल्थ पर सीधा इंपैक्ट पड़ता है, खास तौर पर हार्मफुल यूवी रेडिएशन के संपर्क में बढ़ोतरी के जरिए। यूवी रेडिएशन को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। ओजोन लेयर ज्यादातर यूवीबी रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेती है, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है। यूवीबी रेडिएशन हमारी स्किन सेल्स में मौजूद डीएनए को डैमेज करती है, जिससे स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।
स्किन कैंसर यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे कॉमन टाइप का कैंसर है और हाल के दशकों में इसकी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि जेनेटिक्स और सन एक्सपोजर की आदतें भी इसमें रोल प्ले करती हैं, लेकिन ओजोन डिप्लीशन एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। स्किन कैंसर के अलावा यूवीबी रेडिएशन से मोतियाबिंद भी हो सकता है, जो आंखों के लेंस का धुंधलापन होता है, जिससे अंधापन हो सकता है। मोतियाबिंद दुनिया भर में अंधेपन का लीडिंग कॉज है और यूवी एक्सपोजर का बढ़ना एक सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा यूवीबी रेडिएशन ह्यूमन इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकती है, जिससे हम इन्फेक्शंस और डिजीजेस के प्रति ज्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं। नेचर्स क्राई इंपैक्ट्स ऑन इकोसिस्टम्स। ओजोन डिप्लीशन इकोसिस्टम्स और प्रकृति के डेलिकेट बैलेंस को इंपैक्ट करता है। बढ़ी हुई यूवी रेडिएशन प्लांट लाइफ की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को प्रभावित कर सकती है। इस डैमेज से क्रॉप यील्ड्स कम हो सकते हैं, जिससे फूड सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। मरीन इकोसिस्टम्स भी ओजोन डिप्लीशन के प्रति वल्नरेबल हैं। फाइटोप्लैंक्टन यूवी रेडिएशन के प्रति सेंसिटिव होते हैं। यूवी एक्सपोजर उनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को रोक सकता है। फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशंस में गिरावट फिश पॉपुलेशंस को इंपैक्ट कर सकती है। इस डिसरप्शन के फिशिंग और टूरिज्म कम्युनिटीज के लिए इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इकोसिस्टम्स का इंटरकनेक्टेडनेस ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के महत्व को हाईलाइट करता है। अ ग्लिमर ऑफ होप, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1987 में ओजोन डिप्लीशन के बढ़ते खतरे का सामना करते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मिलकर सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया। इस लैंडमार्क एनवायरमेंटल एग्रीमेंट का मकसद ओडीएस के प्रोडक्शन और कंजम्पशन को फेज आउट करना था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इंटरनेशनल कोऑपरेशन में एक रिमार्केबल सक्सेस स्टोरी माना जाता है। ओडीएस के प्रोडक्शन और कंजम्पशन को काफी हद तक कम कर दिया गया है और ओजोन लेयर में रिकवरी के साइंस दिख रहे हैं। प्रोटोकॉल की सक्सेस का श्रेय इसके स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक फाउंडेशन, फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क और दुनिया भर की गवर्नमेंट्स की कमिटमेंट को जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का इंपैक्ट ओजोन प्रोटेक्शन से आगे भी है। कई ओडीएस पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं और इन्हें फेज आउट करने से क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में मदद मिली है। प्रोटोकॉल की सक्सेस ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि प्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस से निपटने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन और डिसाइसिव एक्शन कारगर हो सकती है। मेंडिंग द शील्ड, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ओजोन प्रोटेक्शन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सक्सेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस से निपटने में ग्लोबल कोऑपरेशन की पावर का प्रमाण है। प्रोटोकॉल के इंप्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट्स, साइंटिस्ट्स, इंडस्ट्री लीडर्स और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ी है। ये कोलैबोरेटिव अप्रोच ट्रीटी की इफेक्टिवनेस सुनिश्चित करने में बहुत जरूरी रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सक्सेस के की फैक्टर्स में से एक इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रही है। नए साइंटिफिक फाइंडिंग्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को शामिल करने के लिए प्रोटोकॉल में कई बार संशोधन किया गया है। इस एडेप्टेबिलिटी की वजह से ट्रीटी ओजोन डिप्लीशन की बदलती चैलेंजेस से निपटने में रेलेवेंट और इफेक्टिव बना हुआ है। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने डेवलपिंग कंट्रीज को ओडीएस फेज आउट करने में मदद करने के लिए एक रोबस्ट फाइनेंशियल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस ये सुनिश्चित करने में बहुत जरूरी रही है कि सभी देश ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के ग्लोबल एफर्ट में पार्टिसिपेट कर सकें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दूसरे एनवायरमेंटल इश्यूज से निपटने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए एक मॉडल के रूप में काम करता है। द रोड अहेड चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। हालांकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कई ओडीएस को फेज आउट करने में सक्सेसफुल रहा है, लेकिन ओजोन लेयर को पूरी तरह से रिस्टोर करने में चैलेंजेस बनी हुई हैं। कुछ ओडीएस का एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम्स बहुत लंबा होता है, जिसका मतलब है कि वो आने वाले दशकों तक ओजोन लेयर को डिप्लीट करते रहेंगे। इसके अलावा ओडीएस का इलीगल ट्रेड ओजोन लेयर की रिकवरी के लिए खतरा बना हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कंप्लाई करने के महत्व के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स को स्ट्रेंथन करना इस इलीगल ट्रेड से निपटने में बहुत जरूरी है। इन चैलेंजेस के बावजूद ओजोन लेयर का फ्यूचर प्रॉमिसिंग दिखता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने यह साबित कर दिया है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन और डिसाइसिव एक्शन से एनवायरमेंटल डैमेज को रिवर्स किया जा सकता है। ओजोन लेयर की पूरी रिकवरी सुनिश्चित करने और आने वाली जनरेशंस के लिए हमारे प्लैनेट की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल के प्रति कंटिन्यूड कमिटमेंट और ऑनगोइंग साइंटिफिक रिसर्च बहुत जरूरी है।
ओजोन एंड क्लाइमेट चेंज, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ओजोन डिप्लीशन और क्लाइमेट चेंज अलग अलग लेकिन इंटरकनेक्टेड एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। हालांकि ओजोन लेयर खुद हीट को ट्रैप नहीं करती है, लेकिन कुछ ओडीएस पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेज भी हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ओडीएस को फेज आउट करने का क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पर एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। हालांकि ओजोन डिप्लीशन और क्लाइमेट चेंज के बीच का रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स है। क्लाइमेट चेंज ओजोन लेयर की रिकवरी को इन्फ्लुएंस कर सकता है और ओजोन लेयर में बदलाव क्लाइमेट सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ओजोन डिप्लीशन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स को ऑल्टर कर सकता है, जिससे वेदर पैटर्न्स और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित हो सकते हैं। ओजोन डिप्लीशन और क्लाइमेट चेंज दोनों से निपटने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। ओडीएस को फेज आउट करने में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सक्सेस क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए वैल्यूएबल लेसन्स प्रदान करती है। इन इंटरकनेक्टेड एनवायरमेंटल चैलेंजेस से निपटने और हमारे प्लैनेट के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन, साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बहुत जरूरी है।